नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम बात करेंगे एक ऐसे राजनेता की जिनका विधायी प्रभाव भारतीय कृषि और राजनीति के इतिहास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए ये एक शानदार केस स्टडी है। इनके पूरे राजनीतिक सफर को अगर एक लाइन में समझना हो तो बस इस एक बात पर गौर कीजिए, एक ऐसे कड़क नेता जो प्रशासन में अक्षमता, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। मतलब कोई समझौता नहीं। और यही उसूल शुरुआत से लेकर अंत तक उनकी सबसे बड़ी पहचान और उनकी कार्यशैली का मुख्य आधार बना रहा। तो चलिए, आज के इस सेशन में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। हम उनके शुरुआती जीवन और शिक्षा से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे उनका शानदार राजनीतिक सफर, उनके अहम मंत्री पद, मुख्यमंत्री के तौर पर उनका समय और सबसे खास उनके वो ऐतिहासिक कृषि सुधार। और हाँ, आखिर में हम उनकी साहित्यिक विरासत को भी जरूर समझेंगे। आइए सबसे पहले उनकी जड़ों की तरफ चलते हैं कि आखिर कैसे एक किसान परिवार का बेटा विज्ञान और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचा। इनका ये सफर वाकई दिलचस्प है। 1902 में यूपी के मेरठ जिले के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक साधारण किसान परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत आगे थे। 1923 में साइंस में ग्रेजुएशन किया और फिर 1925 में आगरा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली। अब आप सोचिए, साइंस और कानून की इस गहरी पढ़ाई ने ही उन्हें वो तार्किक और व्यवस्थित सोच दी जो आगे चलकर उनके बेहतरीन प्रशासन का आधार बनी। 1929 में वो कांग्रेस से जुड़े और 1937 में छपरौली से यूपी विधानसभा पहुंच गए। ये तो बस शुरुआत थी। यहां से शुरू होता है उनका एक ऐसा चुनावी सफर जो शायद ही किसी और नेता ने देखा हो। जरा इन वर्षों पर गौर कीजिए, 1946, 1952, 1962 और फिर 1967। छपरौली सीट से बार-बार लगातार यूपी विधानसभा के लिए चुने जाना कोई छोटी बात नहीं है। ये असाधारण सफलता इस बात का पक्का प्रमाण है कि वो अपनी जड़ों से कितने गहराई से जुड़े हुए थे। जनता का उन पर जो अटूट विश्वास था वो इसी वजह से था क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों के बीच रहकर काम किया। और सिर्फ चुनाव जीतना ही नहीं, बल्कि सरकार के भीतर उनकी भूमिका भी लगातार और मजबूत होती जा रही थी। इस पैटर्न को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि यूपी की राजनीति में वो कितने अपरिहार्य यानी इंडिस्पेंसेबल हो गए थे। सरकार चाहे गोविंद वल्लभ पंत जी की हो, डॉक्टर संपूर्णानंद की, सीबी गुप्ता जी की या फिर सुचेता कृपलानी जी की, राजस्व, कृषि, गृह या चिकित्सा जैसे सबसे अहम विभाग हमेशा चौधरी साहब के पास ही रहे। कैबिनेट बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, लेकिन प्रशासन में उनकी प्रासंगिकता और उनका कड़क अनुशासन हमेशा कायम रहा। अब बात करते हैं उस दौर की जब वो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। और जैसा कि राजनीति में होता है, ये दौर काफी उथल-पुथल भरा था। इतिहास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये 1970 का टाइमलाइन बहुत क्रूशल है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 1966 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन विभाग संभाला। इसके बाद राजनीति में काफी उठापटक हुई, कांग्रेस का विभाजन हुआ और फरवरी 1970 में वो दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये कार्यकाल चुनौतियों से भरा था। राजनीतिक हालात कुछ ऐसे बने कि कुछ ही महीनों बाद 2 अक्टूबर 1970 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। खैर, राजनीतिक उथल-पुथल अपनी जगह है, लेकिन जिस चीज के लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा वो है उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कृषि सुधार। उनके किसान बैकग्राउंड ने ही उनके इन सबसे बड़े फैसलों की नींव रखी। अगर हम इन दो बड़े कानूनों की आपस में तुलना करें तो एक तरफ 1939 का विभागीय ऋण मुक्ति विधेयक है, जिसने उस समय कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दी थी, और दूसरी तरफ है 1960 का जोत अधिनियम या लैंड होल्डिंग्स एक्ट। इसके जरिए उन्होंने जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय कर दी ताकि पूरे राज्य में जमीन के बंटवारे में एकरूपता आए और असमानता खत्म हो। आसान शब्दों में कहें तो यूपी में जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय और भूमि सुधार का पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो आपको जाननी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनके सख्त नियम सिर्फ आम जनता या निचले प्रशासन के लिए थे। ये उन्हीं की पहल थी कि यूपी में मंत्रियों के वेतन और उनकी सुविधाओं में भारी कटौती की गई। मतलब फिजूल खर्ची और विशेष अधिकारों के खिलाफ उनका ये कड़ा रुख अपने साथी राजनेताओं पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होता था। एक कड़क राजनेता और प्रशासक से अलग उनका एक और पहलू भी था जो शायद कम ही लोग जानते हैं, एक बेहद शांत और अध्ययनशील पहलू।
इतने व्यस्त और प्रभावशाली राजनेता होने के बावजूद उनका जीवन बहुत ही सादा था और वो अपना कीमती खाली समय हमेशा पढ़ने लिखने में बिताते थे। जरा उनके द्वारा लिखी गई इन किताबों के नाम देखिए। जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसानों की भूसंपत्ति, प्रिवेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो अ सर्टेन मिनिमम और कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्स-रेड। ये सिर्फ किताबों के नाम नहीं है, ये दिखाती हैं कि कृषि अर्थशास्त्र यानी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर उनकी थ्योरेटिकल समझ कितनी गहरी थी, जो उन्होंने अपने अनुभव और लगातार अध्ययन से हासिल की थी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही अहम और विचारणीय सवाल पर आकर रुकते हैं कि एक साधारण किसान परिवार से निकलकर साइंस की पढ़ाई करने वाले इस कड़क नेता की ग्रामीण जड़ों ने आखिर भारत की कृषि नीतियों के भविष्य को कैसे आकार दिया। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि उनके द्वारा शुरू किया गया वो सामाजिक न्याय का मिशन आज भी हमारे राष्ट्रीय ढांचे में गहराई तक बसा हुआ है और अपना प्रभाव छोड़ रहा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।